संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की क्लास में हम करेंगे एचटेट TGT के सिलेबस को डिस्कस हम करेंगे। और जो हमारा एचटेट PGT का सिलेबस होगा, एचटेट PGT का सिलेबस, PGT सिलेबस वो मैं जो है आज की 2 बजे अपलोड कर दूंगी। कितने बजे? 2 बजे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अभी की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ एचटेट TGT का सिलेबस देखते हैं। आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगी सिलेबस को लेकर के। मिनिमम 5 या 6 मिनट में आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और PGT का सिलेबस आपको 2 बजे 2 बजे दे दिया जाएगा अगर आपको PGT का भी सिलेबस देखना है तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे सिलेबस को। ये आप सभी देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2024 का। आपने देखा कि नहीं देखा पता नहीं। ये देखिए, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। तो यहाँ पर मैं आपको एस्टेट TGT का, TGT मीन्स लेवल 2, ये आप सभी समझ गए होंगे। मैंने इसके ऊपर एक क्लास अपलोड की है, आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। पूरी की पूरी क्लास मैंने अपलोड कर दी है। ये पूरा नोटिफिकेशन क्या है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको संस्कृत का सिलेबस करवाया जाएगा कि संस्कृत का सिलेबस क्या है, क्या चेंज हुआ है या चेंज नहीं भी हुआ है, ये आप सिलेबस को देख करके ही अंदाज़ा लगा लोगे। लेकिन आपको ये सिलेबस बताना ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो भटकते फिर रहे होंगे इधर उधर। यूट्यूब चैनल पर भी संस्कृत का सिलेबस क्या है, अभी नोटिफिकेशन आया है तो क्या चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप देख लीजिए। लेवल 2 का हमारा ये सिलेबस है। लेवल 2 मीन्स TGT का क्या है? सबसे पहले हमारा एसु पाठ्यपुस्तकेषु नियोजितान पाठ्यबिंदून आधारीकृत्य। तो यहाँ पर हमारा क्या है? गद्यांश आधारित। तो हो सकता है अब की बार हमारा रुचिरा से, जैसे मैंने आप सभी को करवाया रुचिरा से संबंधित, मैंने आपको करवा रखा है कंटेंट। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए गद्यांश आधारित, तो आप बोलो कि मैम आपने ये तो करवाया ही नहीं था। तो ये आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको ये भी करवाया जाएगा। बता दूंगी मैं किस प्रकार से ये आपको सोल्व करना है, क्योंकि ये वैसे भी पठित और अपठित कोई भी हो सकता है। तो मैं आपको 2 या 3 गद्यांश बता दूंगी कि आपको इसको सोल्व किस प्रकार से करना है। बाकी अगर कंटेंट कुछ भी पूछा जाता है NCERT को लेकर के तो वो हमने अच्छे से कर ही लिया है। आपने क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास देख लीजिएगा। फिर हमारा इत संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, उदात, अनुदात, सवरित, संयोग, सवर्ण, उच्चारण, स्थान, पद संज्ञा, प्रयत्नानि, ये सभी हमारे हो चुके हैं, ऑलरेडी हमने कर लिया है। ये सिलेबस जो है हमारा डिट्टो सिलेबस जो है 2023 का उठा करके इन्होंने यहाँ पर रख दिया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगर नहीं यकीन होता तो देख लीजिए। ये देखिए, संधि सूत्र अनुसारम संधि है संधि विच्छेद। इन्होंने सिर्फ क्या किया है मैं बताती हूँ आपको। इन्होंने किया है, ये जो हेडिंग देख रहे हो ना आप, इसको इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पर्पल कलर में कर दिया और कुछ चेंज इसमें नहीं हुआ है। हमारा जो संस्कृत का सिलेबस है, और ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ। अगर सिलेबस चेंज होता तो फिर से हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करनी पड़ती, और अब हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिपेयर हैं इस सिलेबस को लेकर के। लेकिन फिर भी आप इस सिलेबस को देख लीजिए। ये संधि सूत्र के अनुसार संधि है, ये हमारा टॉपिक रहता है, ये हम कर लेंगे। बाकी हमारे सभी टॉपिक हो चुके हैं। समास हो चुका है हमारा, केवल अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुरी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है एस्टेट नाम से, तो वो आप देख लीजिएगा। फिर मैंने ये प्रत्यय भी करवा रखे हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। सभी प्रत्यय एक एक करके मैंने करवाए हैं, सूत्र के साथ करवाए हैं, ऐसा ही नहीं है। ये अव्यय है हमारे, ये भी हो चुके हैं। सामान्य प्रश्न, प्रादेय, उपसर्ग संबंधी सामान्य प्रश्न, तो ये उपसर्ग हमने नहीं किया, ये हमारा रहता है, तो ये भी हम कर लेंगे। विशेष्य विशेषण भी कर लेंगे, ये भी रहता है। विलोम पद, पर्याय पद, ये भी कर लेंगे।
बाकी विलोम पद और पर्याय पद तो जितना हो सकता है आप किसी भी बुक से रीड कर लीजिए, कोई बुक हो जहाँ पर भी आप रीड कर सकते हैं। कारक प्रकरण हमारा हो चुका है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही यहाँ पर है, वहाँ पर भी हमारा यही था, कोई चेंज नहीं हुआ है। तीसरा भाग इसके अंदर हमें छंद है, तो छंद भी हमारे कंप्लीट वही है, अनुष्टुप, इंद्र, वज्रा, उपजाति, वंशज, द्रुत, विलंबित, वसंत, तिलका, मालिनी, सभी के सभी हमने अच्छे से कर लिया है। हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। अलंकार भी हमने कर लिए हैं सभी, अनुप्रास भी, यमक भी, श्लेष, उपमा, अर्थांतर, न्यास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, निदर्शना। फिर हमने महाकवि भी कर लिए हैं, गद्य काव्य कवि भी कर लिए हैं, नीति कवि भी कर लिए हैं, काव्य शास्त्रकार भी कर लिए हैं, आधुनिक संस्कृत कवि भी कर लिए हैं। षड वेदांग हमारे रहते हैं, ये हम पीजीटी और टीजीटी को एक साथ में मिल करके कर लेंगे। ये हमारा बस इतना सही सिलेबस है और सेम सिलेबस है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी है। अब मैंने आपको एक क्लास में बोला था कि मैं आपको जो हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम होता है उसको कवर किस प्रकार से करना है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। तो जो हमारा स्टेट का एग्ज़ाम होगा उसको कवर अप करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठो, आपको एग्ज़ाम मिल जाए, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैंने सुना है कि वो पहले क्या करते हैं, ये जैसे हमारा एग्ज़ाम है, इसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, तो वो आंसर जो OMR सीट होती है ना, OMR सीट, उसको तो साइड में रख देते हैं और क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ा, ऑप्शन देखा, ऑप्शन 1 ठीक है, ऑप्शन 1 पर टिक कर दिया। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन सही है, उसने ये टिक कर दिया, तो वो OMR सीट को फिल नहीं कर रहा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जैसे 1 2 3 4 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो आप मान लीजिए पहले क्वेश्चन का ऑप्शन पहला सही है, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ टिक करके मत छोड़ो, आप OMR सीट जो है ना वहाँ पर भी गोल दायरा भर दो, पहले का पहला। इससे क्या है कि आपके टाइम की बचत होगी। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम हम पहले निशान लगाते हैं तो हमारे टाइम की बचत होती है, ये बिल्कुल गलत है बच्चों, बिल्कुल गलत, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता कि कब टाइम निकल जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम है वो हमें अच्छे से कवर अप पहले से ही होता, अर्थात कि हमने रटाया है, हमें एग्ज़ाम दे दिया गया, हमने क्या किया, पहला ऑप्शन अच्छा दूसरा ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अच्छा तीसरा ठीक है, चौथा क्वेश्चन अच्छा पहला ठीक है, हमने टिक कर दिया और फटाफट हमने 150 क्वेश्चन कर दिए कंप्लीट, फिर हम उठा लिए। तो ऐसा नहीं होता, हमें टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में, अटेम्प्ट करने में। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, फिर हम उसका आंसर दे रहे हैं, तो ये टाइम जा रहा है, फिर हम दूसरा पढ़ रहे हैं, फिर हम उसका आंसर यहाँ ही दे रहे हैं, OMR सीट नहीं फिल कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो समय वो हमारा समय पूरा का पूरा चला जाता है। तो 150 अर्थात हमें 3 घंटे दिए जाते हैं, 150 मिनट ही हमें दी जाती है, तो यहाँ पर 150 मिनट में ही हमें कवर अप करना होता है। तो 150 मिनट हमारी एग्ज़ाम को सोल्व करने में ही कम से कम भी 130 प्लस मिनट चली जाती है हमारी, और आपको पता भी नहीं लगता। इसलिए मेरी राय मानो तो आप ऐसा करना कि पहला क्वेश्चन देखा आपने, पहले क्वेश्चन का आपने आंसर देखा तो आप OMR सीट में गोल दायरा भर दो। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, दूसरा क्वेश्चन का आपको आंसर पता लग गया, दूसरा क्वेश्चन में गोल दायरा भर दो। तो आप साथ साथ ऐसा करता चलिएगा। इससे क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स से मैंने सुना है, जैसे मेरा एक फ्रेंड ही है, वो बोलता है कि मैंने यहाँ पर जो एग्ज़ाम है उसमें टिक मार्क मैंने सही कर दिया और फिर हो गया टाइम, और जैसे ही एग्ज़ाम में मैंने यहाँ पर OMR सीट में मैंने गोले भरने शुरू किए, तो गोले भरने से क्या हो गया कि ना तो टाइम बचा और ऊपर से ऊपर आकर के टीचर खड़ा हो गया, बोला कि एग्ज़ाम दो। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर ऐसी गलती ना करें, आजमाया हुआ तरीका है, आपको बार बार बोल रही हूँ, ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, चाहे आप PRT का दे रहे हो, TGT का या PGT का या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ऐसी गलती मत करना। जो मैंने अभी बोला कि आप पहले क्वेश्चन पेपर पर ही टिक करते रहो और OMR सीट को सबसे लास्ट में उठाओ। इससे अच्छा है कि आप OMR सीट को भी साथ में ही फिल करते रहो। आई होप आप सभी समझ गए होंगे।
OMR सीट को आपको साथ में ही फिल करना है। और जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, क्योंकि मुझे पता है ये क्लास भी संस्कृत के ही बच्चे देख रहे हैं, कोई और नहीं देख रहा है, तो संस्कृत के विद्यार्थी को मैं यही सजेस्ट करूँगी वो सबसे पहले संस्कृत का एग्ज़ाम सोल्व कर ले, संस्कृत का एग्ज़ाम सोल्व कर ले, क्योंकि संस्कृत वाले बच्चों की संस्कृत की तैयारी अच्छे से होती है। इसके बाद वो करे हिंदी का, संस्कृत के बाद हिंदी की तैयारी करें, फिर वो अपना उसके बाद जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बाद उसको सोल्व करें। पहले क्या इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप पहले जैसे मान लीजिए रीजनिंग उठा ली, फिर आपने मैथ उठा लिया, तो इससे क्या आपका टाइम भी खर्च हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनकी रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग तो फिर भी ठीक होती है, मैथ तो 50% से भी ज़्यादा बच्चों का वीक होता ही होता है। तो मैथ तो आप बिल्कुल भी मत उठाइएगा पहले। इससे फिर क्या है कि आप जैसे ही ये क्वेश्चन देखते हो आपको समझ नहीं आता, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। इससे बेटर है कि आप पहले संस्कृत को ही उठा लो। आप जैसे ही संस्कृत करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है आप सीधा संस्कृत में पहुंच गए तो आप पहले ये फिर दोबारा ये नहीं कर सकते। इसलिए आप संस्कृत का करो, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। फिर हिंदी करो, फिर आपका जो है एग्ज़ाम क्रैक करने का तरीका है वो और बेटर हो जाएगा। बाकी ये सब सजेशन मैं आपको एग्ज़ाम से पहले भी दे दूँगी, तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। चलिए, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। कल से हम अपनी रेगुलर, कल अर्थात 5 तारीख को हम अपनी रेगुलर क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो आप रेगुलर चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से।